हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। फैक्ट्री एक्ट 1948 में आज हम चैप्टर 7 कंटिन्यू करेंगे जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन के बारे में बात करता है। हमने डेफिनेशंस में पढ़ा था कोई भी चाइल्ड या फिर एडोलेसेंट जो है उसे यंग पर्सन माना जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर इन दोनों के ही एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है। सबसे पहले तो सेक्शन 67 जो है वो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन क्रिएट करता है कि कोई भी चाइल्ड जो है 14 ईयर से कम का, ठीक है, जिसकी एज 14 ईयर से कम है वो किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है ये। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 भी इसी बारे में बात करता है कि कोई भी 14 ईयर से कम का जो चाइल्ड होगा वो किसी भी फैक्ट्री, माइन या हैजार्डस प्रोसेस में काम नहीं करेगा। नाउ सेक्शन 68 जो है नॉन एडल्ट वर्कर्स टू कैरी टोकन्स, इसके बारे में बात करता है। अब देखो बेसिक रूल तो ये है कि कोई भी चाइल्ड या फिर कोई एडोलेसेंट जो है वो फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, ये बेसिक रूल है। चाइल्ड का तो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है, 14 ईयर से कम है तो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है। लेकिन अगर कोई चाइल्ड ऐसा है जिसने 14 ईयर्स की एज कंप्लीट कर ली है या फिर एडोलेसेंट, तो वो फैक्ट्री में काम नहीं करेगा अनलेस ये कंडीशंस फुलफिल ना हो जाएं। ये कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले तो इस यंग पर्सन को एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेना होगा सेक्शन 69 के तहत। ठीक है, सेक्शन 69 में सर्टिफाइंग सर्जन जो होता है, सर्टिफाइंग सर्जन जो है वो एक फिटनेस सर्टिफिकेट ग्रांट करता है और वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो है ये बताता है कि ये यंग पर्सन जो है वो इस किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट्री में या प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम करने के लिए फिट है, वो इतना अलाउ करता है। और ये जो चाइल्ड या एडोलेसेंट यंग पर्सन जो होगा काम करने के दौरान हमेशा, मतलब अगर वो फैक्ट्री में काम कर रहा है तो हमेशा इस टोकन को अपने साथ लेकर चलेगा और ये टोकन उस सर्टिफिकेट के रेफरेंस में होगा। ठीक है, हो सकता है उस टोकन पर सर्टिफिकेट का नंबर लिखा हो, सर्टिफिकेट्स के नंबर्स होते हैं तो वो नंबर लिखा होगा सर्टिफिकेट का इस टोकन पर और वो ये बताएगा कि मुझे सर्टिफिकेट मिला हुआ है और मैं यहाँ पर काम करने के लिए सर्टिफाइड हूँ, मैं फिट टू वर्क हूँ यहाँ पर। सेक्शन 69 बात करता है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी एप्लीकेशन जो यंग पर्सन के पेरेंट कर रहे हैं या फिर गार्डियन कर रहे हैं, ठीक है, यंग पर्सन के पेरेंट या गार्डियन अगर कोई भी एप्लीकेशन कर रहे हैं जिसके साथ एक डॉक्यूमेंट अटैच होना चाहिए, उस डॉक्यूमेंट पे मैनेजर, जो फैक्ट्री का मैनेजर है, उसके साइन होंगे और वो ये स्टेट कर रहा होगा, ये बता रहा होगा कि हाँ भैया मैं इस यंग पर्सन को एम्प्लॉय कर लूँगा अगर उसे ये सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस मिल जाता है कि वो इस फैक्ट्री में काम करने के लिए फिट है। ठीक है, तो ही मैनेजर वो डॉक्यूमेंट साइन करेगा, वरना नहीं करेगा। नाउ एप्लीकेशन बाय द मैनेजर ऑफ फैक्ट्री। अब ठीक है, पेरेंट और गार्डियन ने तो एक एप्लीकेशन दे दी, लेकिन कोई वर्कर ऐसा है जो शायद नहीं है, होता है ऐसा कई बार कि पेरेंट और गार्डियन नहीं होते, अकेला रह रहा होता है। तो इस केस में अगर वो यंग पर्सन मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आपकी फैक्ट्री में काम करना है और लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं है, तो फिर मैनेजर या तो उसकी रिक्वेस्ट पर, उसके बिहाफ में बेसिकली, या फिर खुद से भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है। अब ये जो सर्टिफाइंग सर्जन होगा ये उस यंग पर्सन को सबसे पहले एग्जामाइन करेगा, ठीक है, और फिर डिटरमाइन करेगा कि वो किसी भी काम करने के लिए या फिर फैक्ट्री में काम करने के लिए फिट है या नहीं है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, दो तरीके के सर्टिफिकेट्स सर्टिफाइंग सर्जन इशू कर सकता है। ठीक है, या तो ग्रांट कर सकता है या फिर रीन्यू भी कर सकता है। अगर ऑलरेडी सर्टिफिकेट है तो रीन्यू कर सकता है। ठीक है, नाउ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू वर्क इन अ फैक्ट्री एज अ चाइल्ड। सर्टिफाइंग सर्जन को अगर लगता है कि यंग पर्सन जो है उसने अपनी 14th ईयर की एज कंप्लीट कर ली है, यानी 14 ईयर्स का वो हो चुका है, 14 ईयर लेकिन कुछ महीने का ही है, ऐसा मान के चल रहा है, तो सर्टिफाइंग सर्जन को यही लग रहा है अब दैट ही हैज़ अटेन्ड द प्रेस्क्राइब्ड फिजिकल स्टैंडर्ड्स। लेकिन सर्टिफाइंग सर्जन को ये भी लग रहा है कि फिजिकली ये इतना फिट है कि फैक्ट्री में काम कर सकता है, फिट फॉर सच वर्क, तो फिर वो उसे एज अ चाइल्ड काम करने का एक सर्टिफिकेट दे देगा। नाउ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू वर्क इन अ फैक्ट्री एज एन अडल्ट। अब एक सर्टिफाइंग सर्जन को ये लग रहा है कि ये यंग पर्सन जो है इसने अपनी 15th ईयर भी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, चाइल्ड का सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जब 14 कंप्लीट कर ली है लेकिन 15 कंप्लीट नहीं की अभी। एडल्ट का कब मिलेगा? जब 15th ईयर भी कंप्लीट कर ली है और फिजिकली इतना फिट है वो कि एक एडल्ट की तरह काम कर सकता है किसी फैक्ट्री में। ओके, नाउ प्रोवाइडेड अनलेस द सर्टिफाइंग सर्जन हैज़ पर्सनल नॉलेज। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर सर्टिफाइंग सर्जन को पर्सनल नॉलेज है किसी फैक्ट्री के बारे में जहाँ पर ये यंग पर्सन काम करना चाहता है और उसे पता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसी है, सब कुछ अच्छा है, ये यंग पर्सन वहाँ पे काम कर सकता है, तो फिर उस फैक्ट्री को एग्जामाइन करने की ज़रूरत नहीं है सर्टिफाइंग सर्जन को। ठीक है,
लेकिन अगर सर्टिफाइंग सर्जन को नहीं पता किसी भी फैक्ट्री के बारे में कि वो वहाँ पर कैसी प्रोसेस चलती है, क्या प्रोसीजर होते हैं काम करने के, नेचर ऑफ वर्क क्या है, तो फिर सर्टिफाइंग सर्जन को उस सर्टिफिकेट को रिन्यू या फिर ग्रांट करने से पहले फैक्ट्री को एग्जामाइन करना ज़रूरी है। एग्जामाइन सच अ प्लेस, ठीक है, मतलब मुआयना करना पड़ेगा बेसिकली कि ये यंग पर्सन जो है ये इतना फिजिकली फिट तो है, लेकिन उस फैक्ट्री में प्रोसेस कौन सी चल रही है उसके लिए फिट है या नहीं है, ये उसे एग्जामाइन करना होगा। अब ये जो सर्टिफिकेट दे रहा है, या तो ग्रांटेड या रिन्यू जो भी है, इसकी वैलिडिटी होती है 12 महीने की। और ये ऑब्वियस रीज़न है क्योंकि हर 12 महीने में, मैक्सिमम 12 महीने में किसी की भी एज तो बढ़ेगी 1 साल, है ना। तो अगले साल अगर सर्टिफाइंग सर्जन को लगता है तो वो रिन्यू भी कर सकता है, वरना वो एक एडल्ट के तौर पर फिर काम करेगा, ये अगर 18 का हो चुका है तो। अब सर्टिफाइंग सर्जन यहाँ पर कंडीशंस भी अटैच कर सकता है। वो नेचर ऑफ वर्क बताएगा कि यंग पर्सन जो है, मैं इसे इस तरीके काम करने के लिए ये सर्टिफिकेशन दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो सर्टिफिकेट दिया है, मान लीजिए एक आइसक्रीम फैक्ट्री है, ठीक है, आइसक्रीम फैक्ट्री है, और सर्टिफाइंग सर्जन ने ये बोला है कि इस आइसक्रीम फैक्ट्री में ये यंग पर्सन सिर्फ पैकेजिंग यूनिट में काम करेगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं करेगा। जहाँ पर आइसक्रीम बन रही है, बड़ी मशीन्स हैं, वहाँ पर यंग पर्सन काम नहीं करेगा, लेकिन पैकेजिंग यूनिट में काम कर सकता है। तो यहाँ पर कंडीशंस अटैच कर दी हैं सर्टिफाइंग सर्जन ने, ठीक है। और री एग्जामिनेशन 12 महीने ख़त्म होने से पहले ज़रूरी है। नाउ सर्टिफिकेट रिवोक भी किया जा सकता है। सर्टिफाइंग सर्जन किसी भी सर्टिफिकेट को रिवोक कर सकता है जो उसने ग्रांट या रिन्यू किया है, अगर उसे लगता है कि जिसके पास ये सर्टिफिकेट है, यानी जिस यंग पर्सन के लिए उसने ये सर्टिफिकेट बनाया था, अब वो काम करने के लिए फ़िट नहीं है। ये इस आइसक्रीम फैक्ट्री में पैकेजिंग यूनिट में कोई यंग पर्सन काम कर रहा था, लेकिन उसका एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि अब वो फिट नहीं है वहाँ पर काम करने के लिए। तो इस केस में सर्टिफाइंग सर्जन उसके सर्टिफिकेट को रिवोक कर देगा, ठीक है, कैंसिल कर देगा बेसिकली। अब अगर एक सर्टिफाइंग सर्जन किसी को सर्टिफिकेट देने से या फिर रिन्यू करने से मना कर देता है, ठीक है, रिफ्यूज़ कर दे रहा है कि भैया मैं तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, तो फिर किसी भी पर्सन ने जिसने अप्लाई किया है वो रीज़न पूछ रहा है कि आपने सर्टिफिकेट कैंसिल क्यों किया है, तो फिर सर्टिफाइंग सर्जन को राइटिंग में उसका रीज़न बताना होगा कि मैंने इन रीजंस की वजह से कैंसिल किया हुआ है उसका सर्टिफिकेट, या फिर रिफ्यूज़ किया है सर्टिफिकेट देने से। कंप्लाइज विद कंडीशंस। अब सबसेक्शन 3 में सर्टिफाइंग सर्जन ने कुछ कंडीशंस अटैच की थी, जैसा हमने आइसक्रीम फैक्ट्री के बारे में बात की थी ना, आइसक्रीम फैक्ट्री। अब यहाँ पर किसी यंग पर्सन को सिर्फ पैकेजिंग यूनिट में काम करने की इजाज़त है, तो ये सेक्शन कह रहा है कि अगर उसे पैकेजिंग यूनिट में ही काम करने की इजाज़त है, उसे सर्टिफिकेट दिया गया है, तो फिर आप उससे किसी और प्रोसेस में काम नहीं कराओगे, आप सिर्फ उसी कंडीशंस पर चलोगे जो उसके सर्टिफिकेट्स के साथ अटैच है, ओके। अब फीस भी होती है सर्टिफिकेट की, सर्टिफिकेट है तो फीस भी होगी। फीस पेबल बाय सर्टिफिकेट, ये फीस देगा उस फैक्ट्री का ऑक्यूपायर जिसमें यंग पर्सन काम करना चाहता है, ठीक है, या फिर काम करने वाला है उस सर्टिफिकेट के बाद। और ये जो फीस होगी, ऑक्यूपायर उस यंग पर्सन से वसूलेगा नहीं, ना ही उसके पेरेंट्स से, ना उसके गार्जियन से, ठीक है, वसूली नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि अब मैंने तुम्हारे सर्टिफिकेट के पैसे दिए तो लाओ मुझे पैसे वापस दे दो, तो वो रिकवरेबल नहीं है, शैल नॉट बी रिकवरेबल। सेक्शन 70 बात करता है इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड टू एडोलेसेंट। अब एडोलेसेंट जिसके पास एडल्ट सर्टिफिकेट है, उसे एडल्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, और चैप्टर 6 और चैप्टर 8 के जितने भी प्रोविजंस हैं उन सभी में उसे एडल्ट ही माना जाएगा, क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट एडल्ट के तौर पर काम करने का है, ठीक है। उसे जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस मिला हुआ है ना किसी भी फैक्ट्री में, वो एक एडल्ट की तरह मिला हुआ है, इसीलिए उसे हमेशा चैप्टर 6 और 8 के लिए एडल्ट ही माना जाएगा। लेकिन फिर भी भले ही उसे एडल्ट मान रहे हो, लेकिन उसके पास टोकन हमेशा होना ही चाहिए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है ये तो, ठीक है। नाउ स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस फॉर एडोलेसेंट विथ एडल्ट सर्टिफिकेट। अब भले ही वो एडोलेसेंट है, एडल्ट के तरह काम भी कर रहा है, एडल्ट सर्टिफिकेट है उसके पास, लेकिन फिर भी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। फीमेल या फिर मेल एडोलेसेंट कोई भी हो जिसने 17 ईयर्स की एज कंप्लीट अभी नहीं की है, ठीक है, 17 से कम का ही है, लेकिन उसे सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस मिल गया है एडल्ट के तौर पर काम करने के लिए किसी भी फैक्ट्री में, तब भी आप उससे सिर्फ सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे के बीच में ही काम करवाओगे, ना तो वो शाम के 7 बजे के बाद काम करेगा, ना सुबह के 6 बजे के पहले काम करेगा, ओके। प्रोवाइडेड दैट, अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट रिलैक्स कर सकती है इस प्रोविज़न को, 6 से 7 बजे के प्रोविज़न को स्टेट गवर्नमेंट रिलैक्स कर सकती है, लेकिन तब भी कोई भी एडोलेसेंट जो है वो ना तो रात के 10 बजे के बाद काम करेगा,
ना ही सुबह के 5 बजे के पहले काम करेगा। आप सुबह के 5 से रात के 10 के बीच में ही उससे काम करवा सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट के रिलैक्स करने के बाद भी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एक्सेप्शन है, अगर सीरियस इमरजेंसी का केस है तो फिर एग्जेम्पशन भी हो सकता है, ठीक है। सीरियस इमरजेंसी, नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी उसे सीरियस इमरजेंसी माना जाएगा। अब ऐसा एडोलेसेंट विदाउट एडल्ट सर्टिफिकेट ट्रीटेड एज चाइल्ड। अब कोई भी एडोलेसेंट जो है, भले ही उसने 17 साल का हो गया हो वो, ठीक है, या फिर 16 का हो या 15 का हो, अगर उसके पास फैक्ट्री में एक एडल्ट के तौर पर काम करने का सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब वो इतना फिट नहीं है कि उसे सर्टिफिकेट दिया गया हो एडल्ट के तौर पर काम करने के लिए, तो उसे चाइल्ड ही माना जाएगा, चाहे उसकी एज कितनी भी हो, ठीक है। चाहे वो 15 का हो, 16 का हो, 17 का हो, उसे चाइल्ड ही ट्रीट किया जाएगा अगर उसके पास एडल्ट के तौर पर काम करने का सर्टिफिकेट नहीं है। सेक्शन 71 बात करता है कि वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन, जो चाइल्ड होगा वो कितना काम करेगा। तो बेसिकली चिल्ड्रन ऑब्वियसली सर्टिफिकेट के तौर पर ही होगा जिसने 14 ईयर्स कंप्लीट कर ली है और 15 का नहीं हुआ है अभी, ठीक है, मतलब एडोलसेंट नहीं है लेकिन 14 ईयर्स कंप्लीट कर ली है। बेसिक रेस्ट्रिक्शंस हैं कि कोई भी चाइल्ड जो होगा वो फैक्ट्री में अगर काम कर रहा है, वैसे तो आप उसे काम नहीं करवाओगे, ठीक है, नॉट एम्प्लॉयड एंड परमिटेड टू बी वर्क इन अ फैक्ट्री, लेकिन अगर करवा भी रहे हो तो फिर वो 4.5 घंटे से काम नहीं करेगा। मतलब अगर उससे काम करवा रहे हो तो वो 4.5 घंटे से काम नहीं, 4.5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा और ना ही रात में काम करेगा। तो बेसिकली मैक्सिमम 4 घंटे और 30 मिनट एक दिन में काम करेगा ये चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर नाइट की डेफिनेशन दी है। नाइट की डेफिनेशन में ये दे रहा है कि 12 कंटिन्यूस घंटे जो होंगे जिसमें रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे का पीरियड इंक्लूड होगा, उसे नाइट माना जाएगा। तो नॉर्मली ये कह रहा है कि शाम के 6 बजे से 6 PM टू 6 AM नाइट होगी, क्योंकि इसमें 10 PM से 6 AM तक का टाइम भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा केस नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर एक्सप्लिसिटली गवर्नमेंट ने नाइट की डेफिनेशन नहीं दिया। नहीं तो ये बोल सकते थे कि रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट हो सकती है, कि इतने 9 घंटे की नाइट बहुत है, या फिर अगर 12 कंसेक्यूटिव आवर्स की भी करनी थी तो शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक की ये नाइट कर सकते थे। लेकिन ऐसा इसीलिए नहीं किया क्योंकि सर्दियों के समय में सुबह जो है वो 6 बजे नहीं हो पाती, ठीक है, रोशनी 6 बजे नहीं होती। कई जगहों पर, कई रीजन्स में तो बल्कि 7, 8, 9 बजे तक भी अंधेरा ही रहता है, अंधेरा जैसा रहता है। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है कि 12 घंटे की कंसेक्यूटिव आवर्स हैं और उसमें रात के 10 बजे से 6 बजे तक का टाइम इंक्लूड करो। अब यहाँ पर चिल्ड्रन के लिए शिफ्ट के रेस्ट्रिक्शन भी हैं। सबसे पहले तो पीरियड ऑफ वर्क ऑफ ऑल चिल्ड्रन एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री शैल बी लिमिटेड टू 2 शिफ्ट, मतलब उनसे जो भी काम करवा रहे हो वो 2 से ज़्यादा शिफ्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और शिफ्ट्स ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी शिफ्ट शुरू होती है सुबह मान लो 10 बजे से, ठीक है, और 12 बजे उसकी दूसरी शिफ्ट शुरू हो गई, तो ओवरलैप नहीं होना चाहिए शिफ्ट का। और कोई भी शिफ्ट जो है वो 5 घंटे से ज़्यादा की नहीं होगी, उसका स्प्रेड ओवर आवर्स, इसमें इंटरवल भी इंक्लूड होगा, क्योंकि 4.5 घंटे से ज़्यादा वो काम करेगा ही नहीं। इसीलिए स्प्रेड ओवर आवर्स जो हैं उसके पर शिफ्ट 5 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब चाहे आप इस 5 घंटे में आप उसकी 2 शिफ्ट कर लो, चाहे 1 कर लो, ठीक है। नाउ ईच चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड इन ओनली वन ऑफ द रिलेज, सिर्फ एक ही रिले में उसको एम्प्लॉय किया जाएगा। और जो भी चाइल्ड की शिफ्ट का असाइनमेंट है वो 30 दिन में एक बार ही चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर उसकी शिफ्ट के टाइमिंग्स जो हैं वो चेंज करने भी हैं तो सिर्फ एक बार ही चेंज कर पाओगे 30 दिनों में। अगर इससे कम करनी है तो चीफ इंस्पेक्टर की रिटर्न परमिशन पहले लेनी होगी, उसके बाद ही चेंज कर सकते हो, वरना 30 दिन में एक बार ही करोगे, दूसरी बार 30 दिन खत्म होने के बाद करोगे। अब वीकली हॉलीडेज़ जैसे सेक्शन 52 में दी गई थी एडल्ट्स के लिए वीकली हॉलीडेज़, वैसे ही चाइल्ड वर्कर्स को भी वीकली हॉलीडेज़ ज़रूर दी जाएंगी और इसमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है। डबल एम्प्लॉयमेंट, जैसे एडल्ट नहीं कर रहा था, एक दिन में एक फैक्ट्री से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ में काम नहीं कर सकते, तो चाइल्ड भी सेम प्रोविजंस यहाँ पर चाइल्ड के लिए भी हैं। वर्किंग आवर्स फॉर फीमेल चिल्ड्रन के वर्क आवर्स इस तरीके से होने चाहिए कि वो सिर्फ सुबह के 8 बजे से शाम के 7 बजे के बीच में ही काम करे, ठीक है। यानी सुबह के 8 बजे के बाद उससे काम करवा सकते हो, शाम के 7 बजे के पहले काम करवा सकते हो, उसके बाद नहीं, उसके पहले नहीं। 72 कहता है नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क फॉर चिल्ड्रन। अब जैसा हमने एडल्ट के केस में पढ़ा था कि नोटिस को डिस्प्ले करना होगा किसी भी फैक्ट्री में, है ना, सेम चीज़ चाइल्ड के केस में भी है।
देयर शैल बी डिस्प्लेड एंड करेक्टली मेंटेन्ड अ नोटिस इन एवरी फैक्ट्री, सेक्शन 108 के तहत, जो बताता है जनरल नोटिस रिक्वायरमेंट्स के बारे में। अब वो नोटिस क्या बताएगा? सबसे पहले हर दिन के वो पीरियड्स जिसमें चाइल्ड काम करेगा, उसे काम करने के लिए अलाउ किया गया है या फिर रिक्वायर्ड है, वो पीरियड्स बताएगा। और इन पीरियड्स को एडवांस में ही फिक्स करना होगा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं एडल्ट के भी केस में, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। मेथड लेड डाउन फॉर एडल्ट इन सेक्शन 61, सेम चीज़ यहाँ पर भी है। और सेक्शन 61 का वायलेशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए पीरियड्स को फिक्स करने में। नाउ एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 61 प्रोविजंस। अब सेक्शन 61 के सब सेक्शन 8, 9 और 10 जो हैं, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो इस नोटिस का फॉर्म और मैनर डिसाइड करेगी रूल्स के तहत, ठीक है। नई फैक्ट्रीज़ को नोटिस भेजना होगा इंस्पेक्टर को काम करने से पहले। और चेंजेस रिक्वायर नोटिफिकेशन एंड 1 वीक गैप, यानी आप चेंजेस कर रहे हो तो इंस्पेक्टर को बताओ, और चेंजेस के बीच में 1 वीक का गैप होना चाहिए। मतलब अगर एक चेंज आज के दिन किया है तो अब 1 हफ्ते का वेट करो, तभी दूसरा बार चेंज कर सकते हो उस नोटिस में। सेक्शन 73 रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स। सेम अडल्ट वर्कर्स की तरह यहाँ पर चाइल्ड वर्कर्स का भी एक रजिस्टर होगा जो मैनेजर मेंटेन करके रखेगा और बनाएगा, और ये रजिस्टर इंस्पेक्टर के लिए हमेशा अवेलेबल होना चाहिए वर्किंग आवर्स के दौरान। इस रजिस्टर में चाइल्ड वर्कर का नाम होगा, उसके काम का नेचर होगा, किस नेचर का वर्क वो कर रहा है, अगर किसी ग्रुप का हिस्सा है तो उस ग्रुप का नाम होगा, ठीक है। और अगर उसका ग्रुप शिफ्ट में काम कर रहा है तो उसे किस रिले में रखा गया है ये भी बताना होगा, और उसके सर्टिफिकेट का नंबर और जो उसे फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया ना उसका नंबर भी यहाँ पर लिखना होगा। अगेन एडल्ट वर्कर्स की तरह ही अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, मतलब रजिस्टर में किसी चाइल्ड वर्कर का नाम नहीं है, तो फिर वो काम भी नहीं करेगा, नहीं, ना तुम उससे करवाओगे ना उसे करने दोगे। फॉर्म मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन जो इसका होगा रजिस्टर का, वो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। किस फॉर्म में रजिस्टर बनाओगे, कैसे उसे मेंटेन रखोगे और कब तक मेंटेन रखोगे, ये सब स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। सेक्शन 74 कहता है कि अगर नोटिस नहीं बनाया है, यानी नोटिस नहीं दे रहे हो सेक्शन 72 के तहत, तो चाइल्ड वर्कर काम नहीं करेगा। अगर आपने रजिस्टर में उसका नाम पहले से नहीं लिखा हुआ है तब भी वो काम नहीं करेगा। पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन। अब देखो, दिस सेक्शन गिव्स इंस्पेक्टर power to order a medical examination of any person suspected to be a young person working illegally or of a young person suspected to no longer be fit। मतलब अगर इंस्पेक्टर को लगता है कि कोई यंग पर्सन है लेकिन ये तो चाइल्ड है एक्चुअली और इलीगली तुम इससे काम करवा रहे हो, तो फिर या फिर मतलब बेसिकली अगर इंस्पेक्टर को शक होता है तो फिर वो एग्जामिनेशन करवा सकता है, मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर इंस्पेक्टर को लगता है दैट एनी पर्सन वर्किंग इन एनी फैक्ट्री, या तो उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है ही नहीं और वो यंग पर्सन है, या फिर सर्टिफिकेट के साथ तो काम कर रहा है, उसके पास सर्टिफिकेट तो है लेकिन एक्चुअली रियलिटी में वो फिट ही नहीं है काम करने के लिए वहाँ पर, तो फिर इंस्पेक्टर मैनेजर को एक नोटिस देगा, रिटर्न नोटिस देगा और बोलेगा कि इस यंग पर्सन का एग्जामिनेशन करवाओ सर्टिफाइंग सर्जन के द्वारा। अब जब इंस्पेक्टर ये बोलेगा तो सच पर्सन और यंग पर्सन शैल नॉट बी एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री अंटिल दे हैव बीन एग्जामाइंड बाय सर्टिफाइंग सर्जन। मतलब इंस्पेक्टर ने डायरेक्शंस दे दी मैनेजर को कि इसका पहले एग्जामिनेशन करवाओ सर्टिफाइंग सर्जन के द्वारा, और जब तक वो सर्टिफाइंग सर्जन ये डिक्लेयर नहीं कर देता, सर्टिफिकेट नहीं दे देता कि ये काम करने के लिए फिट है, तब तक ना तो उससे काम करवाओगे ना ही उसे काम करने दोगे किसी भी फैक्ट्री में। कब तक? जब तक उसे सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं मिल जाता या फिर फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं मिल जाता, एंड सर्टिफाइड बाय द सर्टिफाइंग सर्जन एग्जामिनिंग हिम नॉट टू बी ए यंग पर्सन। और सर्टिफाइंग सर्जन कह रहा है कि ये यंग पर्सन नहीं है बल्कि ये एडल्ट है, 18 ईयर्स से ज़्यादा की एज है, लेकिन ये सिर्फ दिख ऐसा रहा है कि ये छोटा हो, यंग पर्सन हो। होता है, कई बार ऐसा होता है, कई लोगों की एज ज़्यादा होती है, हो सकता है वो 21, 22 या 24 तक का हो, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस उनका ऐसा होता है कि वो 16-17 साल के बच्चे की तरह दिखते हैं। ओके, नाउ सेक्शन 76 स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है रूल्स बनाने के लिए, तो इसमें ये आप बस एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सेक्शन 77 कहता है कि फैक्ट्रीज एक्ट, यानी इस एक्ट में जो भी इस चैप्टर के जो प्रोविजंस हैं यंग पर्सन से रिलेटेड, वो तो ठीक है, चलो एडिशन में ही है, लेकिन ये प्रोविजंस जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 1938 को रिड्यूस नहीं करेंगे, ना ही किसी तरीके से कैंसिल करेंगे।
बेसिकली जिन इन दोनों में से किसी भी एक्ट में जिसमें यंग पर्सन को ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं वही मिलेंगे, बस वही लागू की जाएगी। नाउ चैप्टर 8 बात करता है एनुअल लीव विद वेजेस के बारे में। सेक्शन 78 एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर, अगेन वही चीज़ है, दिस चैप्टर कैन नॉट रिड्यूस एग्जिस्टिंग राइट। अब देखो इस एक्ट में एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक प्रोविजन है कि लीव कितनी मिलती है, हर 20 दिन काम करने पर 1 दिन की लीव मिलती है, ठीक है, एडल्ट वर्कर को। अब इस एक्ट में ये लिखा हुआ है, लेकिन आप जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हो आप अपने मैनेजर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, एक अग्रीमेंट है आप दोनों के बीच में कि भैया तुम 10 दिन मेरे यहाँ काम करो और मैं तुम्हें 1 दिन की छुट्टी दूंगा। तो अब बेनिफिशियल कौन सा है, ये वाला है ना। तो ये एक्ट यही कह रही है कि आपको जहाँ पर भी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है ना, अगर इस एक्ट में बेनिफिट मिल रहा है तो इस एक्ट के प्रोविजंस लागू होंगे। अगर आपने कोई ऐसा अवार्ड है या अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है इस चैप्टर से, तो आपको वो फ़ायदे मिलेंगे। मतलब किसी भी कंडीशन में वर्कर को कम फ़ायदे नहीं मिलेंगे, बस इतनी सी बात ये कह रहा है। नाउ एक्सेप्शन फॉर रेलवे फैक्ट्री वर्कर्स, यानी ये जो पूरा चैप्टर है ये रेलवे फैक्ट्री वर्कर्स पर अप्लाई नहीं होता, ये बात कह रहा है बस। एनुअल लीव विथ वेजेस, अब सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन क्या है लीव के लिए, पेड लीव्स जो होती हैं ना, मतलब जिसमें आप छुट्टी भी ले सकते हो, आपको सैलरी भी मिलती है, वो यहीं पर आती हैं। हर वर्कर जिसने एक साल में 240 दिनों तक काम किया है, ठीक है, किसी भी फैक्ट्री में, या तो 240 या 240 से ज़्यादा, 240 और प्लस 240 दिन या उससे ज़्यादा किसी भी फैक्ट्री में काम किया है एक साल के अंदर अंदर, यानी जनवरी से दिसंबर के बीच में, तो फिर उसे छुट्टियां मिलेंगी जो अगले साल से लागू होंगी। ये बिल्कुल सैलरी की तरह है, ठीक है। 1 जनवरी से 30 जनवरी तक, 31 जनवरी तक आपने काम किया और उसकी सैलरी आपको 1 फरवरी को मिलेगी, है ना। उसी तरह ये छुट्टियां काम करती हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आपने जो काम किया है उस काम की छुट्टियों का बेनिफिट आपको अगले साल में मिलेगा। और ये छुट्टियाँ कैलकुलेट कैसी जाएंगी, अगर एडल्ट है तो हर 20 दिन के काम में उसे 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, ठीक है। यानी प्रीवियस ईयर में जो उसने 240 दिन काम किया है उसमें से हर 20 दिन पे उसे 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, टोटल 12 छुट्टियाँ इसे दी जाएंगी। अब सेम चाइल्ड के केस में हर 15 दिन का काम जो उसने पिछले साल में किया है उसमें 1 दिन की छुट्टी उसे मिलेगी। अब ये कंडीशन ज़रूर फुलफिल होनी चाहिए 240 डेज़ की, तभी ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो पाएंगी। अब जो 240 डे की रिक्वायरमेंट है, अभी हमने पढ़ा था जो 240 डे का थ्रेशोल्ड है, उसमें अगर आपको ले ऑफ किया गया है, मतलब किसी भी वर्कर को अगर ले ऑफ किया गया है जितने भी दिन के लिए, अगर फीमेल वर्कर है तो मैटरनिटी लीव जितने भी बेसिकली 12 हफ्ते की इस एक्ट के हिसाब से काउंट की जाती है, ठीक है, 12 हफ्ते मैटरनिटी लीव के, और पिछले साल जो उसने लीव अर्न की थी उसकी लीव लास्ट ईयर में ली है, तो इन सिनेरियोस को ना ऐसे काउंट किया जाएगा जैसे उसने काम किया है इन दिनों में, ठीक है। यानी ले ऑफ किया गया है, वो एक्चुअली काम पर नहीं आ रहा, लेकिन काउंट किया जाएगा कि उसने काम किया है। मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते तक फीमेल वर्कर घर पर ही है, ठीक है, काम पर तो नहीं आ रही, फैक्ट्री पर नहीं आ रही, लेकिन माना ऐसे ही जाएगा कि उसने काम किया है, क्योंकि ये लीगल लीव्स हैं, ठीक है, वैलिड लीव्स हैं ये। और ये जो छुट्टियाँ मिल रही हैं ना 240 डेज़ काम करने के लिए 12 छुट्टियाँ जो मिल रही हैं एडल्ट के केस में, उसमें एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल हॉलीडेज़, यानी जो गवर्नमेंट हॉलीडेज़ मिलती हैं ना, पब्लिक हॉलीडेज़ जिन्हें कहते हैं, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, की जो छुट्टियाँ होती हैं ना, इनसे अलग हैं ये छुट्टियाँ। पब्लिक हॉलीडेज़ अलग हैं और ये छुट्टियाँ जो हैं ये अलग हैं, ये आपने कमाई हैं और ये गवर्नमेंट देती है सभी को। नाउ सबसेक्शन 2 कहता है व्हाट एवर वर्कर जॉइंट्स मिड ईयर। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी वर्कर ने साल के बीच में ज्वाइन किया हो, है ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 240 डेज़ की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना। कोई ऐसा वर्कर है जिसने 1 जनवरी पे ज्वाइन नहीं किया लेकिन किसी और दिन किया है, मान लो उसने मार्च में ज्वाइन किया है किसी भी फैक्ट्री को, ठीक है, तो फिर वो अब भी लीव्स अर्न कर सकता है अगर वो टोटल 2/3 टोटल नंबर ऑफ डेज़ में काम कर लेता है, ठीक है। यानी जितने भी लीगल डेज़ बचे हैं काम करने के लिए उसमें से 2/3 डेज़ जो हैं वो उसने काम किया है। अगर 240 डेज़ का बात करें तो 160 डेज़ अगर उसने काम कर लिया ना तो वो लीव्स अर्न कर सकता है। नाउ लीव वेजेस व्हेन एम्प्लॉयमेंट एंड्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है, कोई वर्कर जो है फैक्ट्री में, वो या तो डिस्चार्ज कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है, या तो उसने रिज़ाइन कर दिया है, रिटायरमेंट हो गया है, या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है वर्स्ट केस सिनेरियो में, है ना।
हो सकता है, पर वो अपनी छुट्टियों का फ़ायदा तो नहीं उठा पाया, छुट्टियाँ रह गई उसकी, तो इन छुट्टियों का होगा क्या? तो फिर इस केस में वर्कर, या तो वर्कर को खुद या फिर डेथ के केस में उसके नॉमिनी को वेजेस मिलेंगे इन लीव्स के ज़रिए, ठीक है, और इन्हें कैलकुलेट किया जाएगा एट द रेट्स इन सबसेक्शन 1. नाउ दिस इज पेबल इवन इफ वर्कर हैड नॉट कंप्लीटेड द फुल क्वालिफाइंग पीरियड. अब ये जो पेमेंट है ना लीव्स की, ये तब भी दिया जाएगा जब वर्कर ने पूरे 240 दिन या फिर 2/3 टाइम काम ना किया हो, तब भी दिया जाएगा. यहाँ पर कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, लिमिट नहीं है, ठीक है. और पेमेंट्स की डेडलाइन भी है. अगर वर्कर को डिस्चार्ज किया है, डिसमिस या फिर रिज़ाइन किया है उसने, तो फिर उसके रिज़ाइन करने से 2 वर्किंग डेज से पहले ही उसका सारा पेमेंट हो जाना चाहिए. और अगर रिटायरमेंट हुआ है या फिर डेथ हुई है, तो फिर 2 महीने ख़त्म होने से पहले उसके जो वेजेस हैं वो पेमेंट हो जानी चाहिए. अब यहाँ पर राउंड ऑफ लीव्स की भी बात करता है. अब देखो, जब ये लीव्स का कैलकुलेशन होता है ना, तो कई बार पॉइंट्स में भी नंबर आता है. हो सकता है 30.6, 30 दिन 0.6 आपकी जो टोटल लीव्स हैं वो ग्रांट की गई हैं. तो अब ये 6 का क्या मतलब हो, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये सबसेक्शन कहता है कि अगर हाफ डे या फिर उससे ज़्यादा है, मतलब 0.5 या फिर उससे ज़्यादा है ना, तो फिर उसे एक पूरा दिन ही मान लो. अगर आपका कैलकुलेशन आपको 12.6 डेज़ की लीव्स दे रहा है ना, तो उसे 13 डेज़ मान लो बस. अगर 0.5 से कम है तो फिर उसे इग्नोर कर दो, यानी कि अगर 12.4 है तो फिर उसे 12 डेज़ ही माना जाए. नाउ कैरिंग फॉरवर्ड अनटेकन लीव्स. अब ऐसा भी होता है कि कोई वर्कर जो है उसकी लीव्स उसने यूज़ नहीं की हैं पूरे साल भर में, उसने अपनी पूरी लीव्स यूज़ ही नहीं कर पाया. 12 लीव्स थी उसकी, वो यूज़ ही नहीं कर पाया अभी तक, है ना. और रिटायर भी नहीं हो रहा, ना उसे डिसमिस किया गया, ना डिस्चार्ज, ना डेथ हुई है. तो फिर क्या होगा उन लीव्स का? उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर देंगे अगले साल के लिए. लेकिन इस कैरी फॉरवर्ड की जो है वो लिमिट है. एडल्ट के केस में ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन की लीव्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड की जा सकती हैं, ठीक है, उन्हें अगले साल शिफ्ट किया जा सकता है. चाइल्ड के केस में मैक्सिमम 40 डेज़ की लीव कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है. प्रोवाइडेड दैट अगर किसी वर्कर ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, लीव के लिए उसने एम्प्लॉयर के पास अप्लाई किया, लेकिन एम्प्लॉयर ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि भैया मैं लीव नहीं दे रहा हूँ, तो फिर चाहे कितनी भी लीव्स हों, अगर वो रिफ्यूज़ड हैं और वो इस लिमिट को क्रॉस भी कर रही हैं, मान लो उसकी 30 लीव्स बची हुई थी जो कैरी फॉरवर्ड हो गई, लेकिन 7 लीव्स ऐसी हैं जो उसने एम्प्लॉयर से मांगी थी, छुट्टियां मांगी थी, लेकिन एम्प्लॉयर ने मना कर दिया, तो फिर यहाँ पर ये 30 दिन की थ्रेशोल्ड अप्लाई नहीं होगी. 37 लीव्स जो है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड की जाएंगी. नाउ हाउ टू अप्लाई फॉर लीव. सबसे पहले लीव के लिए आप अप्लाई कैसे करोगे? राइटिंग में करोगे, फैक्ट्री मैनेजर के पास करोगे, वर्कर करेगा, ठीक है. और ये नॉर्मल फैक्ट्रीज़ के केस में 15 दिन पहले करनी है. मतलब अगर आपको 15 अगस्त की छुट्टी चाहिए, ठीक है, तो आपको 15 दिन पहले अप्लाई करना होगा कि मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए. ये आपको पता होना चाहिए पहले से. अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का केस है तो ये 30 दिन हो जाता है ये पीरियड, ठीक है, यानी 30 दिन पहले ही आपको बताना होगा कि मुझे इस दिन की छुट्टी चाहिए. और एक साल में एक वर्कर 3 बार से ज़्यादा छुट्टी नहीं लेगा. अब ये 3 बार दिन की लिमिट नहीं बनाता है, ठीक है. ये नहीं बोल रहा है कि आप 20 दिन से ज़्यादा की छुट्टी नहीं ले सकते या 30 दिन से ज़्यादा की छुट्टी नहीं ले सकते. छुट्टी आप कितनी भी ले सकते हो, लेकिन वो 3 बार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है. 3 टाइम्स इन एनी 1 ईयर. अब यहाँ पर सिक लीव का एक्सेप्शन भी होता है. अब ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई भैया अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, तो अब 15 दिन पहले कैसे एप्लीकेशन दे दे. तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर एक सडन लीव जो है उस पर भी छुट्टी दे सकता है, और बल्कि उसे तुरंत ही वर्कर को छुट्टी दे देगा जिसने अप्लाई नहीं भी किया, एप्लीकेशन नहीं दिया अभी सबसेक्शन 6 के हिसाब से. उसने एप्लीकेशन नहीं दी छुट्टी की, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर उसे छुट्टी दे देगा. अब यहाँ पर डेडलाइन है यहाँ पर भी, ठीक है. नॉर्मल फैक्ट्रीज़ के केस में जो वेजेस होंगे इतने दिन की छुट्टियों के, वो एप्लीकेशन की डेट से 15 डेज़ के अंदर अंदर दे दिए जाएंगे, और पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के केस में 30 दिन के अंदर अंदर. अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, अगर आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज में होगा तो उन्होंने शायद ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कभी ना कभी. क्या होता है ना, मान लीजिए आपके घर में जो भी हैं गवर्नमेंट सर्विस में, उनकी तबीयत ख़राब हो गई इलनेस की वजह से, और उन्होंने अचानक छुट्टी ले ली, तो फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स में इतना रिलैक्सेशन होता है कि वो एप्लीकेशन बाद में दे देते हैं.
जैसे आज तबीयत ख़राब हुई है और 2-3 दिन बाद उन्होंने या तो खुद या फिर किसी और से एक लीव एप्लीकेशन ऑफिस पहुंचा दी। अब उस लीव एप्लीकेशन के यानी डेट ऑफ एप्लीकेशन से 15 दिन के अंदर अंदर उनको जो सैलरी है उनकी वो मिल जाती है। यहाँ पर फैक्ट्रीज़ का केस है, बस जो वेजेस हैं डेट ऑफ एप्लीकेशन से 15 दिन के अंदर मिल जाएंगे नॉर्मल फैक्ट्रीज़ में। अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है तो फिर डेट ऑफ एप्लीकेशन से 30 दिन के अंदर अंदर वेजेस मिल जाएंगे। अब फैक्ट्री में यहाँ पर है ना ऑक्यूपायर और मैनेजर जो है उसे एक स्कीम बनानी होगी। अब ये स्कीम सबसे पहले तो रिटर्न में होनी चाहिए और वर्क्स कमेटी जो फैक्ट्री में वर्क्स कमेटी इस्टेब्लिश की हमने देखा था, ठीक है, या फिर वर्क्स कमेटी के जैसी अगर वर्क्स कमेटी नहीं है तो, और अगर कोई भी कमेटी नहीं है तो फिर जो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव है उसके साथ मिलकर उसके साथ अग्रीमेंट में ये स्कीम बनानी होगी और ये स्कीम बताएगा कि छुट्टियां किस तरीके से किस मैनर में दी जाएंगी वर्कर्स को, ठीक है, ताकि काम स्मूथली चल सके। अब ये स्कीम जो है सबसे पहले चीफ इंस्पेक्टर को भी भेजनी होगी राइटिंग में। अब द स्कीम जो अभी स्कीम बनाई है सबसेक्शन 8 में उसे फैक्ट्री में उचित जगहों पर डिस्प्ले करो जहां पर वर्कर्स उसे आसानी से देख सकें, ठीक है। ये स्कीम 12 महीने तक फोर्स में रहती है। 12 महीने के बाद उसे रिन्यू कर सकते हो, या तो चेंजेस के साथ या फिर बिना चेंजेस के। और अगर जब भी उसे रिन्यू कर रहे हो तो सेम अग्रीमेंट होगा, सेम प्रोसेस होगा जैसे पहली बार उसे बना रहे हो, ठीक है। वर्क्स कमेटी या वर्कर रिप्रेजेंटेटिव की अग्रीमेंट के साथ ही उसे बनाना होगा और उसकी रिन्यूअल कॉपी की भी एक जो चीफ इंस्पेक्टर को एक कॉपी भेजनी होगी जब भी रिन्यू करोगे। अब लीव को रिफ्यूज़ कब किया जा सकता है? अगर ये जो स्कीम बनाई है ना सबसेक्शन 8 में, अगर इसमें कोई रिफ्यूज़ल का प्रोसेस दिया हुआ है कि इन कंडीशंस में हम लीव को रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं तो ही रिफ्यूज़ करोगे, वरना रिफ्यूज़ कर ही नहीं सकते, ठीक है। यानी कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड, जो लीव एप्लीकेशन है उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकते अनलेस आपने स्कीम में ऐसा कोई, और वो स्कीम करंटली ऑपरेशन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 12 महीने हो चुके वो स्कीम जो है वो एक्सपायर हो चुकी है लेकिन फिर भी आप उसके हिसाब से चल रहे हो, ऐसा नहीं। वो स्कीम ऑपरेशन में होनी चाहिए, इफेक्ट में होनी चाहिए और उसमें ये मेंशन होना चाहिए कि इन कंडीशंस में हम आपकी लीव एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ अनटेकन लीव व्हेन एम्प्लॉयमेंट एंड्स, जो भी आपने लीव्स नहीं ली हैं आपका एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होने के बाद उसकी पेमेंट आपको मिल जाती है। ऑक्यूपायर टर्मिनेट्स दी वर्कर, ऑक्यूपायर ने वर्कर को टर्मिनेट कर दिया, या फिर वर्कर ने खुद रिज़ाइन कर दिया है, तो फिर ऑक्यूपायर को वर्कर को उतनी लीव्स का अमाउंट देना होगा सेक्शन 80 के तहत जितनी लीव्स का फ़ायदा उसने अभी तक नहीं उठाया। मतलब जिस दिन आपने रिज़ाइन किया आपकी 20 छुट्टियाँ बाकी थी तो इन 20 छुट्टियों का आपको पैसा मिलेगा और पेमेंट की डेडलाइन भी है। अगर ऑक्यूपायर ने आपको टर्मिनेट किया, आपकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया है, तो फिर सेकेंड वर्किंग डे के एक्सपायरी से पहले, सेकेंड वर्किंग डे के ख़त्म होने से पहले आपको पेमेंट मिल जाना चाहिए। वर्किंग डे में ना तो पब्लिक हॉलीडेज इंक्लूड की जाती हैं ना ही संडे इंक्लूड किया जाता है, ओके। संडे भी ऑब्वियसली पब्लिक हॉलीडे ही है। अगर वर्कर क्विट कर देता है तो फिर या तो जिस दिन उसने क्विट किया है उसी दिन उसके पैसे दे दो, या फिर अगले पे डे से, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट पे डे पर उसके पैसे दे दो या फिर उससे पहले दे दो। यानी कि मान लीजिए उसने 20 जुलाई को रिज़ाइन किया है और उसका पे डे होता है 1 तारीख को, तो इस केस में 1 अगस्त को उसका पे डे होगा, तो या तो उसको 1 अगस्त को सारे पैसे दे देना या फिर 1 अगस्त से पहले दे दो उसे पैसे। नाउ लीव नॉट काउंटेड टुवर्ड्स नोटिस पीरियड। अब जो भी छुट्टियां होती हैं ना इसको नोटिस पीरियड में काउंट नहीं करेंगे। देखो क्या होता है, जब भी कोई एम्प्लॉयर किसी वर्कर को टर्मिनेट करता है, निकालता है, या फिर अगर वर्कर रिज़ाइन भी कर रहा है तो एक नोटिस पीरियड सर्व करना होता है, ठीक है। नोटिस पीरियड जो कि नॉर्मल कंडीशंस में 1 मंथ का होता है। ये सबसेक्शन कह रहा है कि अगर इस वर्कर की जो रिज़ाइन कर रहा है उसकी छुट्टियां बची हैं तो आप उसको नोटिस पीरियड में काउंट मत कर लेना। मतलब उस वर्कर की 20 छुट्टियां बची थी, 20 लीव्स उसकी बची थी, नोटिस पीरियड था 1 महीने का, एम्प्लॉयर ने क्या किया 20 दिन की छुट्टियां उसके 1 महीने के नोटिस पीरियड में ही काट ली, उसका पैसा उसे नहीं दिया। तो ये सबसेक्शन कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नोटिस पीरियड अलग है, उसकी छुट्टियाँ अलग हैं, ठीक है, उसका पैसा उसे दो, नोटिस पीरियड अलग है, वो सर्व करेगा। सेक्शन 80 कहता है कि लीव पीरियड के दौरान वेजेस का क्या होगा। तो बेसिक कैलकुलेशन तो ये है कि डेली एवरेज जो है वर्कर्स का फुल टाइम अर्निंग्स का पिछले महीने का, ठीक है, उसके हिसाब से उसका एवरेज अर्निंग्स उसकी निकाल लो और उसके हिसाब से उसे पैसे दे दो,
अब इस अर्निंग में जो हम ये हम एक्चुअली पहले ही देख चुके हैं, इन अर्निंग्स में क्या इंक्लूड किया जाएगा, डीएनएस अलाउंस और कैश इक्विवेलेंट जो कंसेशनल फूड ग्रेन्स का उसे दिया जा रहा है फैक्ट्री में, ये हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, एडल्ट्स के लिए भी हम देख चुके हैं, सेम चीज़ यहाँ पर है। और इसमें क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा इस कैलकुलेशन में, ओवर टाइम और बोनस के जो भी पेमेंट आपको मिलते हैं वो कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। नाउ प्रोवाइडेड दैट अगर वर्कर ने काम ही नहीं किया पिछले महीने तो फिर लास्ट उसने जो भी उसकी फुल टाइम अर्निंग्स थी लास्ट, ठीक है, लास्ट कैलेंडर मंथ में जो भी उसकी फुल टाइम अर्निंग्स थी उसके हिसाब से उसे पेमेंट दे दो। यूज़ द डेली एवरेज ऑफ टोटल फुल टाइम अर्निंग्स फॉर द डेज ही एक्चुअली वर्कड ड्यूरिंग द लास्ट कैलेंडर मंथ प्रीसीडिंग हिज लीव इन विच ही एक्चुअली वर्कड। मतलब पिछला उसने जितना भी काम किया है उसकी फुल टाइम अर्निंग्स पर उसका पर डे का एवरेज वेज निकाल लो और उसके हिसाब से उसकी पेमेंट कर दो। ये बेसिकली वेजेस ड्यूरिंग लीव पीरियड, जब आपने छुट्टी ली है ना उस दौरान आपको जो वेजेस मिलेंगे उसकी बात करता है। उसको कैलकुलेट करने के लिए आपकी डेली एवरेज अर्निंग्स जो है उसका निकालना ज़रूरी है, जिसमें डीए इंक्लूड किया जाता है, कैश इक्विवेलेंट ऑफ कंसेशनल फूड ग्रेन्स जो आपको दिए जा रहे हैं उसका कैश इक्विवेलेंट भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन ओवर टाइम और बोनस नहीं किया जाता। अब यहाँ पर भी सेम इंक्लूजन एक्सक्लूजन है, डीएनएस अलाउंस और कैश इक्विवेलेंट और ओवर टाइम बोनस इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब कैश वैल्यू ऑफ फूड सब्सिडी जो मिल रही है, यानी कंसेशनल रेट पर जो फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं उसका कैश इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था स्टैंडर्ड फैमिली वाली चीज़ वही यहाँ पर भी है। ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर आर्टिकल्स एडमिसिबल टू ए स्टैंडर्ड फैमिली। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन फिर से कह रहा है कि स्टैंडर्ड फैमिली क्या है, एक वर्कर, एडल्ट वर्कर, उसकी स्पाउस और उनके 2 बच्चे जो 14 साल से कम के होंगे। ठीक है, और इस फैमिली साइज़ को मतलब हमारे 2 जो फैमिली साइज़ है उसको 3 एडल्ट कंजम्पशन यूनिट्स इन टोटल कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, यानी 3 ACU। अब इस ACU क्या है, एडल्ट कंजम्पशन यूनिट क्या है, एडल्ट कंजम्पशन यूनिट में जो एडल्ट मेल वर्कर है उसकी एक बेस यूनिट होती है 1। ठीक है, फीमेल जो है उसकी स्पाउस जो है 14 ईयर्स से ज़्यादा की 0.8 उसकी, और चिल्ड्रन जो हैं 14 साल से कम के उनकी 0.6 होगी। तो ऐसे टोटल इनकी जो एडल्ट कंजम्पशन यूनिट हो जाएगी वो 3 हो जाएगी इस तरीके से। और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास रूल मेकिंग पावर भी है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर भी है, तो उतना आप ध्यान मत दीजिएगा, सेम चीज़ है, एग्जैक्ट सेम चीज़ है। ओके, सेक्शन 81 कह रहा है कि अगर कोई ऐसा वर्कर है, एडल्ट वर्कर, जिसने 4 दिन से ज़्यादा की छुट्टी ली है तो फिर एडवांस में उसकी पेमेंट कर दो। ठीक है, मतलब जिस दिन उसकी छुट्टी शुरू हो रही है ना उस दिन से पहले उसकी पेमेंट पूरी कर दो आप उतने दिन की। और चाइल्ड के केस में ये 5 दिन है। मान लो एक एडल्ट वर्कर है जिसकी छुट्टियां शुरू होती हैं 30 अगस्त से। ठीक है, उसने लीव एप्लीकेशन दी थी, 30 अगस्त से उसकी छुट्टियां शुरू हो रही हैं, तो फिर और इसने कुल मान लीजिए 6 दिन की छुट्टियां ली हैं, एम्प्लॉयर को ये बात पता है। ठीक है, तो फिर एम्प्लॉयर जो है या तो 30 अगस्त से पहले, यानी 30 अगस्त से पहले ही उसके जो वेजेस होंगे इन 6 दिनों के उसे दे देने होंगे, ये सेक्शन कह रहा है। और अगर चाइल्ड का केस है तो फिर 5 दिन से ज़्यादा की अगर उसने छुट्टी ली है तो तब दे दो उसे एडवांस में उसके वेजेस। 82 कहता है कि अगर कोई भी अनपेड वेजेस हैं, यानी एम्प्लॉयर ने वेजेस दिए ही नहीं है, ना तो लीव के बदले में और ना ही रिटायरमेंट या फिर टर्मिनेशन के केसेस में उसने वेजेस नहीं दिए हैं, तो फिर इन वेजेस को रिकवर किया जाएगा, जैसे कि डिलेड वेजेस को रिकवर किया जाता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसे। यहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट के पास रूल मेकिंग पावर है कि रजिस्टर्स को किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा, उनमें क्या क्या पर्टिकुलर्स होंगे, और मेक दी रजिस्टर्स अवेलेबल फॉर एग्जामिनेशन बाय इंस्पेक्टर्स, इस पर भी स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट के पास फैक्ट्रीज़ को एग्जेम्प्ट करने की भी पावर है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन भी है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि फैक्ट्री के खुद के रूल्स इतने अच्छे हैं कि वो एम्प्लॉई को, जो वर्कर है, उसे ज़्यादा बेनिफिट्स दे रहे हैं, यानी इस चैप्टर से कम बेनिफिट्स नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा ही दे रहे हैं, तो फिर ही स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी फैक्ट्री को। अब कोई भी बेनिफिट्स जो हैं वो नॉट लेस फेवरेबल कैसे हैं, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो यहाँ पर कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टोटलिटी ऑफ बेनिफिट्स देखेगी, एक एक सेपरेट प्रोविजंस को नहीं देखेगी। मतलब
मान लो यहाँ पर फैक्ट्री के रूल्स हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स हैं। फैक्ट्री के रूल्स के हिसाब से अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो वर्कर को लीव्स में 20,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, जनरली एग्जांपल देख रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से उसे 18,000 का ही फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ तभी एग्जेम्प्ट करेगी क्योंकि वर्कर को यहाँ पर 20,000 का फ़ायदा हो रहा है, जो गवर्नमेंट एक्ट है, रूल्स हैं, उसके हिसाब से ज़्यादा है, इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर रही है, बस। नाउ चैप्टर 9 स्पेशल प्रोविजंस, और इसके बाद जो पेनल्टीज़ वाले प्रोविजंस हैं उसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसके बाद हमारी फैक्ट्री सेक्ट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और जैसे ही ये फैक्ट्री सेक्ट कंप्लीट हो जाएगी इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा मैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।